हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। जलगांव की बेस्ट जिम एप जिम खानदे सेंट्रल मॉल जलगांव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। हम लोग अभी आए हैं तो बात करेंगे घरकुल घोटाले की। शनिवार को घरकुल घोटाले में बहुत बड़ा रिजल्ट आया है। कई लोगों के लिए अपेक्षित था, कई लोगों के लिए अनपेक्षित था। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि लगभग सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि ये जो घटना है, ये जो जुर्म है, ये 2006 में हुआ था, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है। और 2012 में इसके लिए गिरफ्तारियां शुरू की गई थी। गिरफ्तारियां शुरू करने के समय इशू सिंधु जो थे वो इसके जांच अधिकारी थे और डॉक्टर प्रवीण गेडाम ये जो जलगांव महानगर पालिका है उसके आयुक्त थे और उन्होंने ही ये जो घोटाला है ये निकाला था। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाएं तो जब ये घोटाला निकाला गया था, जब आयुक्त गेडाम जो थे वो इस पे काम कर रहे थे, तो ऐसा कहा गया था कि रमेश जैन जो हैं उन्होंने आयुक्त प्रवीण गेडाम को बंदर तक कहा था। और उस वक्त जो प्रतिक्रिया थी डॉक्टर प्रवीण गेडाम की वो ये थी कि ये बंदर जो है वो वही बंदर है, एक ऐसा बंदर है जो रावण की लंका को आग लगा दिया था। काफी सारी उस वक्त चहल पहल थी इस बारे में, काफी ज्यादा उत्सुकताएं थी लोगों की कि प्रवीण गेडाम क्या करेंगे, और उन्होंने खुद जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी। जब वो रिपोर्ट लिखाई गई उसके बाद कई अधिकारी आए जिनको जांच का जिम्मा दिया गया, लेकिन वो जांच नहीं हुई थी। बाद में इशू सिंधु के पास जब वो ये बात गई तो उन्होंने जांच करनी शुरू की और 2012 में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सुरेश दादा जैन भी शामिल थे। सुरेश दादा जैन लगभग 4 साल 5 महीने 3 दिन जेल में रहे हैं और अब उनको जो अदालत ने फैसला सुनाया उसके तहत 7 साल की सजा और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना तय किया गया है। गणपति का मतलब स्थापना का दिन आ चुका है। सोमवार को गणपति स्थापित किए जाएंगे। ये इस साल का जो गणपति है वो कई लोगों के लिए आशाएं लेकर आया है, वहीं कई लोग दुखी भी होंगे। दुखी वो लोग होंगे जिनको घरकुल घोटाले में अभी सजा मिली है, और घरकुल घोटाले में ज्यादा दुखी वो लोग होंगे जिनको, जो अभी नगर सेवक हैं, जो अभी विधायक हैं, जिनमें नगर सेवकों में कैलाश सोनवने ये विधायकी लड़ने की बातें किया करते हैं। मतलब ये खुद तो कभी नहीं कहे, लेकिन इनके आसपास के लोग, इनके हाव भाव, इनके काम, इन सबको देखकर जनता तो ये उम्मीद लगा रखी थी कि इस बार विधायकी के चुनाव में कैलाश सोनवने को मौका जरूर मिलेगा। कैलाश सोनवने जो हैं उन्हें भी इसमें सजा दी गई है। और ऐसा है कि कानून के तहत जो लोग 2 साल जिनको सजा मिल सकती है, जिनको 2 साल के लिए सजा दी गई हो, दोषी पाया गया हो, वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस हिसाब से अभी के जो पार्षद हैं कैलाश सोनवने, भगत बालानी, ये लोग जो हैं, ये लोगों के ऊपर अब तलवार आ चुकी है अपात्रता की। क्या अब ये नगर सेवक पार्षद रहेंगे या नहीं, ये तो आगे फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। लेकिन भविष्य में अगर इस तरीके से कुछ रहा तो अब ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते, इसलिए इनका राजनीतिक करियर लगभग समाप्त हो चुका है। दूसरी ओर विधायक है अभी शिवसेना के चंद्रकांत सोनवने, वो अभी विधायक हैं। नेक्स्ट जो अभी चुनाव आने वाला, महाराष्ट्र में कुछ समय बाद चुनाव है, और चुनाव में ऐसी अपेक्षाएं थी फिर से वो जोश से लड़ेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जो अभी जो कुछ भी मतलब हलचल हुई है शनिवार को कोर्ट के तहत, उसके तहत अब उनका भी भविष्य जो है वो खतरे में है। अब उनकी भी जो विधायकी है वो शायद चली जाए और नेक्स्ट वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अब चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा, तो उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो जाएगा। आपको बताते चले कि विधायक सुरेश जैन जो हैं उन्होंने भी हाल में ही ये कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा और फिर से मैं विधायकी के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब उनके भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, इसके अंदर फायदा तो सीधा सीधा विधायक राजू मामा भोले को हो रहा है, क्योंकि उनका रास्ता पूरा साफ है। उनके टक्कर में कैलाश सोनवने खड़े हो रहे थे, वो नहीं खड़े हो पाएंगे। उनके टक्कर में
विधायक सुरेश जैन खड़े हो रहे थे वो अब नहीं हो पाएंगे। तो अब फिर से ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कोई जिस तरीके से पिछले सांसद के चुनाव में अचानक जो घड़ामुड़ी हुई थी, स्मिता वाघ को हटा दिया गया था और तुरंत उन्मेष पाटिल को ले गया, ऐसा कुछ अगर हलचल नहीं होती है तो राजू मामा भोले की सीट फिर से पक्की है और राजू मामा भोले फिर से आमदार बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल तो राजू मामा के हाथ में पूरा जलगांव विधानसभा क्षेत्र है और मामी के हाथ में ये पिछली जो मनपा दिख रही है, ये मामा मामी दोनों राज कर रहे हैं जलगांव पे, ये कहना गलत नहीं रहेगा। देखिए इसके अंदर ये भी एक बात है कि कानून जो है वो अपना काम करता ही रहता है। भले से 2006 में चीज़ें हुई है, 13 साल के बाद ये रिजल्ट आया हो, काफ़ी दिन हो चुके हैं इसको, हंगामा ना हो, जलगांव का इतना बड़ा मैटर है, सुरेश दादा जैन जैसे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो हंगामा ना हो, उनके जो लोग हैं वो हंगामा ना करें, इसके लिए ये केस जो है यहाँ से हटा के धुलिया भेज दिया गया था ताकि भीड़ भाड़ कम हो, ज़्यादा हंगामा ना हो। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर जो हैं वो भी इसमें आरोपी थे और उन्हें भी सजा हुई है, तो अब उनका भी भविष्य जो है वो खतरे में चला गया है, राजनीतिक भविष्य खतरे में चला गया है। दूसरी तरफ खुशी की बात है गुलाबराव पाटिल के लिए, गुलाबराव देवकर प्लस गुलाबराव पाटिल, ये ग्रामीण में हमेशा टक्कर हुआ करती है काफ़ी दिनों से, और कहीं ना कहीं देखिए जनता कब बदल जाए, पलड़ा कब का किसका भारी हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो डर, थोड़ा मोड़ा डर था गुलाबराव पाटिल को कि ग्रामीण में अब कोई टक्कर दे सकता है, वो टक्कर देने वाला ही शायद नहीं रहेगा मैदान में, तो गुलाबराव पाटिल के लिए राह आसान हो चुके हैं विधानसभा की। और ये जो गणपति बापा अभी आए हैं ये उनके लिए खुशी का माहौल लाए हैं। गणपति बापा जो हैं वो अब राजू मामा भोले के लिए खुशी की खबर लेके आए हैं। देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये जो है ये बातें बताती है कानून के रक्षक अगर सही ढंग से काम करे, जिस तरीके से यीशु सिंधु ने सभी कुछ लाया था, सारे मैटर्स क्लियर करके लाया था, जो सबूत उन्हें मिले थे उस पर ज़्यादा चर्चा की गई, उस पर प्रॉपर वर्क किया गया तो सजा मिली। कोर्ट जो है वो सबूत देखता है, सबूत को अगर छिपाया जा सकता, अगर किसी तरीके से मैनेज किया जा सकता, जैसे अक्सर बोलते हैं लोग कि होते हैं, अगर वो सारी चीज़ें मैनेज होती तो ये भी आसानी से ये केस भी दब जाता था, लेकिन नहीं, गरीबों का पैसा जो लोगों ने हजम किया, जिन लोगों ने घोटाले किए, उनको देर से ही सज़ा मिली है 13 साल के बाद, लेकिन 13 साल के बाद सज़ा मिली है। लोगों का ये कहना है कि अगर ये घोटाला होता ही नहीं था, सपोज ये घोटाला होता ही नहीं था तो जलगांव का विकास कहीं और होता था, जलगांव काफ़ी आगे जा सकता था। इस घोटाले की वजह से जलगांव का नाम भी खराब हुआ है और जलगांव में विकास भी नहीं हुआ। इस केस में स्वर्गीय नरेंद्रनाथ पाटिल, स्वर्गीय सावले, इन लोगों ने काफ़ी पुशअप किया था, काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कोर्ट को बतानी थी, पुलिस को बताना था, ये उन्होंने बहुत सारी हेल्प किया। इसमें अभी के जो विधायक हैं एकनाथ राव खड़से, उनकी भी अपनी एक अहम भूमिका रही है, वो भी इस घोटाले के आरोपियों को सजा मिले इसके लिए काफ़ी दिनों से पीछे थे। जब वो विरोधी पक्ष में थे तो भी इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं और ये कहा जाता है कि एकनाथ राव खड़से अगर किसी के पीछे पड़ते हैं तो प्रॉपर वे से पड़ते हैं, उनके पास सारे सबूत होते हैं, वो किसी को भी नाहक त्रास यानी दुख नहीं देते हैं जब तक उनके पास उस चीज़ का सबूत ना हो। हमने बात की है एकनाथ राव खड़से जी से, देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में जो कुछ भी अदालत ने सजा सुनाई है। सबसे पहले तो मैं कोर्ट के ये इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। कई सालों से इसकी इंक्वायरी चल रही थी और बार बार सुरेश दादा जैन और उनका ग्रुप ये इंक्वायरी जो है दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब भी इसका बारे में इंक्वायरी आया और उनके तक ये व्यवहार आया तो उन्होंने सत्ता में शामिल होने का निर्णय लिया। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर राष्ट्रवादी में गए, फिर 97 में जब घोटाले की शुरुआत हो गई तो शिवसेना में चले गए और मिनिस्टर बन गए। मिनिस्टर बनने के बाद ही उन्होंने हुड़को बिड़को जो है उसमें बनावट कागज पत्र तैयार करना और बहुत सारी जो चीज़ें इंक्वायरी के बाद सामने आई वो उन्हीं के कार्यकाल में हुई। और इसके बाद में जब हमारी सरकार गई 99 में तो फिर वो राष्ट्रवादी में चले गए
उनका एक ही कारण था कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, और हम लोग संघर्ष करते गए। महानगर पालिका का भ्रष्टाचार जो है जलगांव शहर का, ये तो मैंने 93-94 से विधानसभा में असेंबली में उठाना की शुरुआत की थी। उस समय से मैं उठाते आए, विधानमंडल के बाहर और विधानमंडल के अंदर हर बार जब भी चर्चा होती थी तो मैं बार बार यही बोलता था कि इनका करप्शन है, इनके ऊपर जिन्होंने किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और बार बार मैं ये भी कहता था कि इनको जेल में जाना ही जाना है। मैं हर से भाई मेरे भाषण में बोलता था कि ये जेल में जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ये हमेशा बोलता था। और वो 10 साल पहले 15 साल पहले से मैं बोलते आया। बाद में 2006 में जब प्रवीण गेडाम साहब यहाँ कमिश्नर आए तो उन्होंने इसके पूरी तरह से स्टडी की और एक FIR दर्ज करने के बाद ईशू सिंधु जो IPS ऑफिसर है उन्होंने इसके बारे में छानबीन करके कार्रवाई की शुरुआत की। उस समय भी उन्होंने प्रकरण जो है वो दबाने की कोशिश की। उसके बाद भी आज तक जहाँ हम कोर्ट में गए उन्होंने कोर्ट में स्टे लाने की कोशिश की, जहाँ जेल में रहे वहाँ से छुटने के लिए गलत है, हमने कोई गैर व्यवहार किया ही नहीं, ऐसा बनाव करने की कोशिश की। आखिर हमारे जो लोग थे जो साथ में थे, ईशू संधू हो, प्रवीण गेडाम हो, नरेंद्र अन्ना पाटिल जो नगर सेवक रह चुके वो थे, वो साबड़ी जी थे, और भी कई लोग इसमें ऐसे थे, एडवोकेट प्रवीण चौहान से लेकर तो जो हमारे एडवोकेट सूर्यवंशी थे, इन्होंने सबने बड़ी अच्छी मेहनत की। मुझे मालूम है कि जब एक बार इनके ऊपर जब खटला चालू हुआ तो ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनको स्पेशल कोर्ट नियुक्त करके इसकी इंक्वायरी करना चाहिए ऐसे आदेश दिया। उसके बाद दुलिया का कोर्ट आया, दुलिया के कोर्ट में भी बहुत दबाव इन्होंने लाया, बहुत कोशिश की और वहाँ हमारे कार्यकर्ता को भी कोशिश की। उस समय ये जो एडवोकेट प्रवीण चौहान साहब है उनको मैंने सिफारिश की थी कि इनको इस केस में सरकार की ओर से लाया जाए। जब इनके ऑर्डर निकालने की हमने कोशिश की तो इनके ऑर्डर ना निकले, करके भी बहुत सारी कोशिश हुई। फिर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने खुद राइटिंग में लेटर भी दिया, प्रवीण चौहान साहब को मुख्यमंत्री जी से मिलाया भी कि एक अच्छा ऑफिसर अपने एक अच्छा वकील ये कर सकते हैं, और उनकी नियुक्ति सरकार ने उस समय की। उसके बाद उन्होंने बड़ी इसकी मेहनत ली और ये सभी का परिणाम ये हुआ कि आज सुरेश जैन और उनके साथियों को 183 करोड़ रुपए सब मिलकर अलग अलग तरह से उनको पेनल्टी लगी। देश के इतिहास में ये पहली केस है कि जिसमें इतने दंड भी हुआ। और दूसरी बात यह है कि 100 करोड़ का दंड देने के बाद वो 100 करोड़ भरो, नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि भाई 10 करोड़ का दंड है, नहीं भरा तो 10 साल की सज़ा बढ़ जाएगी। 1000 रुपये का दंड है, 1000 रुपये आपने नहीं भरा तो आपको 15 दिन की सज़ा बढ़ेगी। इसमें सज़ा बढ़ने का प्रावधान ही नहीं रखा, 100 करोड़ भरो बोले तो भरो। ऐसा एक पहली केस ऐसी हिंदुस्तान में है। देखिए अब इसके आगे पर हमारा कहना है कि इसमें न्याय मिला और उसमें न्याय मिला है, हम लोगों को भी मिला और जनता को भी मिला। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको अभी दहशत हो गई है। अभी आज ही दिन भर में मैंने देखा कि कोई कोऑपरेटिव सेक्टर में जहाँ जहाँ लफड़े हुए हैं, जहाँ जैसे रायसोनी की पतपेड़ी थी उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा है। अब वो भी लोग मुझे पूछने लगे कि ये लोग कब जेल में जाने वाले हैं। जैसा वो ईश्वर जैन के वगैरह केस चल रहे सुप्रीम कोर्ट में, लोग बोलते भाई उसका निर्णय कब आने वाला है। वो जो उनकी भी पतपेड़ी यहाँ है, कौन सी महावीर पतपेड़ी, उसकी भी चल रही है इंक्वायरी। तो दिन भर से तो हम लोगों को यही पूछ रही है सुरेश दादा जी इनका तो किस्सा भूल गए। अभी इनके ऊपर कब कार्रवाई होंगी ये बड़ी उत्सुकता हमारे जलगांव शहर के और इनके लोगों को है। और मुझे मालूम है कि कानून है, देर हो सकता है पर देर नहीं है और इसमें न्याय मिलेगा, हमारे ठेकेदारों को भी न्याय मिलेगा। हम भी संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। ये थे एकनाथ राव जी खड़से, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि किस तरीके से कानून अपना काम करता है और लोगों को अब होशियार रहना चाहिए। खड़से साहब ने बताया कि अब पथ संस्थाओं में जितने भी घोटाले हुए हैं उनको भी अब होशियार हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा पीछे, तो लगभग 700 से ज़्यादा पथ संस्थाएं जलगांव में थी। एक समय था जब पथ संस्थाएं, हर पड़ोस की दुकान में एक पथ संस्था का बोर्ड लगा रहता था। इन पथ संस्थाओं के जो चेयरमैन थे उन लोगों ने अक्षरशः लोगों को लूटा है।
हालांकि गलती सिर्फ पथ संस्थाओं की नहीं बोली जाएगी, गलती लोगों की भी है, लालच में उन लोगों ने भी गलती की है, लेकिन लूटने का काम तो पथ संस्थाओं ने किया है। पथ संस्था के जितने घोटाले हैं और जितने घोटालेबाज हैं उनको अब समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, क्योंकि कानून किसी को भी नहीं छोड़ता है। अगर जैसा कई फिल्मों में ऐसे डायलॉग्स रहा करते हैं कि राजनेताओं को सजा नहीं मिलती है, राजनेता बच जाते हैं राजनीति में। आप लोग साक्षात देख सकते हैं कि सुरेश दादा जैन राजनीति में भी हैं, उनके पास भरपूर पैसा भी है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बच पाए। और सिर्फ सुरेश दादा जैन नहीं, इसमें जितने भी आरोपी हैं उसमें से 70% लोगों के पास अथाह पैसा है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बच पाए हैं, उन्हें सजा मिली है। हालांकि सुरेश दादा जैन के सुपुत्र जो हैं राजेश जैन, उन्होंने कहा है कि हम अब हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब निकाल के जो कॉपी है रिजल्ट की वो मिल जाएगी तो हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। देखते हैं हाई कोर्ट से इनको क्या मिलता है, लेकिन सबूत तो बदले नहीं जा सकते। जब नीचे की कोर्ट तक एक सजा दे रही है तो ऊपर की कोर्ट तो इन सब चीज़ों को देखेगी, नीचे के सारे ग्राउंड्स देखेगी, उसके बाद ही क्लियर करेगी। व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे एक चर्चा थी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। पत्रकार मित्र हैं दिलीप तिवारी, उन्होंने ये पोस्ट डाली थी कि जो न्यायालय है, कोर्ट है, उसके आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दरअसल ये जो मनपा इमारत देख रहे हैं आप, इस मनपा के इधर काफ़ी सारे मार्केट्स आते हैं और उन मार्केट्स की बहुत साल पहले मुद्दत, मतलब जो लीज पे दी जाती है व्यापारियों को व्यापार करने के लिए, वो मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन व्यापारी लोग उनका भाड़ा नहीं भर रहे हैं, जो भाड़ा रहता है वो नहीं दे रहे हैं। उसके जो खाली करके देनी थी या नीलामी होनी थी, ये सारी कोई भी प्रक्रिया हो नहीं रही है। मनपा की ओर से कोर्ट में जब गया, व्यापारी लोग कोर्ट में गए, औरंगाबाद हाई कोर्ट ने व्यापारियों को की तरफ नहीं देखते हुए नुकसान देखा मनपा का, तो मनपा के फेवर में ऑर्डर दिया कि मनपा जो है वो जब्ती की कार्रवाई करे, इन सब से वसूली करे, लेकिन मनपा ने ऐसा कुछ किया नहीं। क्यों? ये राजनेता जाने, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति होती है उससे बहुत सारा कुछ बदलता रहता है। जब औरंगाबाद हाई कोर्ट में व्यापारी हार गए तो हाई कोर्ट के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी नहीं सुनी, याचिका खारिज कर दी और यही कहा कि नीचे के कोर्ट का जो फैसला है वही लागू रहेगा। अब देखिए इसके अंदर भी एक ये बात है कि कोर्ट ने बता दिया कि आप पैसे वसूल करो, जो भी लीगल प्रोसेस है वो शुरू करो, लेकिन मनपा के अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब महासभा होती है तो जो ठहराव होता है वो बहुमत से मंजूर होता है। आपको अगर पीछे लेके जाऊं तो घरकुल का भी जो काम था वो ठहराव के ही चक्कर में 48 लोगों ने घोटाला किया, ये नहीं है, 48 लोग हाथ उठाकर उस बात का समर्थन कर रहे थे जो गलत था, इस वजह से उन 48 लोगों को अंदर जाना पड़ा है, जेल जाना पड़ा है। तो जो लोग अभी यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं, भविष्य में अगर इस तरीके का कोई घोटाला होता है, आदेश ये जो कोर्ट के आदेश है उसकी अवहेलना होती है, उसका कोई केस दर्ज होता है, तो जिन लोगों ने आज व्यापारियों को बचाने के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, किसी और राजनीतिक फायदे के लिए अगर इनका समर्थन किया है, आदेश कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, तो आगे चलकर कोर्ट उनको भी नहीं छोड़ेगा। इससे उनको ये सारी बातें सोचनी चाहिए और बिल्कुल सोचनी चाहिए। जो चीज़ सही है उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है और जो गलत है उसको कोई भी सही नहीं कर सकता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, फिर से एक बार साबित हुआ। जलगांव में ये चीज़ हुई, जो जलगांव में घरकुल घोटाला है उस पर सारे देश की निगाहें थी। ये बहुत बड़ा फैसला है, एक बार में इतने सारे लोगों को सजा और सभी लोगों को फिर फाइन, वो भी फाइन देना ही है, और इतने बड़े बड़े फाइन्स हैं, लगभग 143-45 करोड़ रुपए का फाइन कोर्ट ने डाला है, और ये सब कुछ देना पड़ेगा। जलगांव की जनता का जो पैसा था, जो घोटाला था, वो घोटाले की सजा अब लोगों को मिली है। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि कोर्ट ने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत सारे लोग सहमत नहीं भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुरेश दादा जैन और अन्य जो आरोपी उनके फेवर में भी हैं, उनको शायद ये फैसला समझ में नहीं आया हो, एक्सेप्टेबल नहीं हो, और वो लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। देखते हैं कि हाईकोर्ट इसके बारे में क्या कहेगा जब वो लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये बात साबित हुई है, जलगांव में जनता की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है। जो लोग इस केस से जुड़े हुए थे, जिन्हें लग रहा था कि ये चीज़ गलत हुई है, वो लोग अवश्य अभी खुश होंगे, खुश हैं कि कानून फिर से अपना काम किया है कानून ने, और
कानून के हाथ लंबे ही होते हैं, कानून को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, ये बात फिर से एक बार साबित हुई है। अगले एपिसोड में फिर से कुछ नई बातों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कभी आशीर्वाद है, कभी शरारत, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।